नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है। एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट में हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड यूज की जाती हैं, स्लाइड, और जो स्लाइड होती है उसे कहा जाता है पावर पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक पेज। मतलब एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पावर पॉइंट में उपयोग होने वाले पेज को क्या कहा जाता है। पावर पॉइंट की फाइल को कहते हैं प्रेजेंटेशन, और एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को स्लाइड कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। ब्लैंक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। ब्लैंक में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ALU या प्रोग्राम्ड यूनिट। तो यहां पर आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ALU। ALU जो कि CPU का मतलब प्रोसेसर का एक कंपोनेंट होता है। CPU या प्रोसेसर के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ALU, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होती है मेमोरी। मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है रजिस्टर। CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। CPU के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट मतलब CU, और मेमोरी। मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है रजिस्टर। तो जो CPU होता है, प्रोसेसर होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और जो भी लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं वह सभी ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ALU का फुल फॉर्म ही होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब सभी प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ALU में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और यह CPU का एक कंपोनेंट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑफ करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑफ करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है MS वर्ड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑफ करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। पहले आपको यह तैयार करना है कि एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन करने की क्या शॉर्टकट की है। MS वर्ड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन करने की शॉर्टकट की होती है F8 की। F8 की से हम MS वर्ड में, MS एक्सेल में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन कर सकते हैं। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लाइंस टाइप करी हैं, हमने यहां पर 2 लाइन को सिलेक्ट कर लिया।
दो लाइन हमारी सिलेक्ट है, अब हमें इसी सिलेक्शन को नीचे और बढ़ाना है तो उसे कहा जाता है एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, जिसके लिए F8 की का यूज किया जाता है। F8 फंक्शन की से एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन किया जाता है और हमसे पूछा गया है इसको ऑफ करना। ऑफ करने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। एस्केप की के द्वारा हम एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑफ कर सकते हैं और F8 की के द्वारा हम एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन कर सकते हैं। तो यहां पर हमने दो क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑफ करने के लिए एस्केप शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एमएस वर्ड में एक लाइन को सिलेक्ट किया है। अब यदि हमें इसी सिलेक्शन को नीचे बढ़ाना है तो हम शिफ्ट के साथ और सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यह तो हम शिफ्ट के साथ कर रहे हैं। बट यदि हमें बिना शिफ्ट के अपने सिलेक्शन को बढ़ाना है तो पहले हम कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और F8 की को प्रेस करेंगे। F8 की को प्रेस करने से सिलेक्शन एक्सटेंड हो जाता है। अब हम बिना शिफ्ट की के अपने सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं और यदि हमें इसे ऑफ करना है तो हम एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन करने की शॉर्टकट की है F8 और ऑफ करने के लिए है एस्केप की। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में डिस्प्ले होने वाली पिक्चर या इमेज को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में डिस्प्ले होने वाली पिक्चर या इमेज को क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद हमें जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई जाती है, पहली स्क्रीन दिखाई जाती है, उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है और हमें जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई जाती है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर वॉलपेपर होता है, आइकन होता है, टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन होता है। तो हमसे पूछा गया है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में डिस्प्ले होने वाली पिक्चर या इमेज को क्या कहा जाता है? वॉलपेपर। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? वॉलपेपर। तो हमारा जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो पिक्चर या इमेज शो होती है उसे कहा जाता है वॉलपेपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में डिस्प्ले होने वाली पिक्चर या इमेज को वॉलपेपर कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को ब्लैंक स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को ब्लैंक स्टोरेज माना जाता है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को ब्लैंक स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क में 500 GB, 1 TB, 2 TB इस प्रकार से कैपेसिटी होती है। हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है और हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वह परमानेंट स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में हम जीबी में, टीबी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है हार्ड डिस्क ड्राइव्स को ब्लैंक स्टोरेज माना जाता है। फ्लैश स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो फ्लैश स्टोरेज तो वह होते हैं जो चिप में डेटा स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क तो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती नहीं है और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस भी हार्ड डिस्क नहीं है। तो हार्ड डिस्क कौन सी स्टोरेज होगी? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। स्थायी मतलब परमानेंटली हार्ड डिस्क डेटा को स्टोर करती है। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं उनको क्या माना जाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी, मतलब हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वह परमानेंटली स्टोर होता है। एक होता है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मतलब जो कि अस्थायी होती है, कुछ समय तक डेटा को स्टोर करती है, जैसे कि रैम। लेकिन जो हार्ड डिस्क है वह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि परमानेंटली लॉन्ग टाइम तक डेटा को स्टोर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? एक सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एक सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? हम एमएस वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और जब वह सेव हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? एक फाइल कहलाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जब सेव हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को फाइल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को फाइल कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवाइस जिसका प्रयोग असमान मतलब कि डिससिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे ब्लैंक कहते हैं। एक डिवाइस जिसका प्रयोग असमान मतलब कि डिससिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे ब्लैंक कहते हैं। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में यदि हमें दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, लेकिन नेटवर्क कैसे हैं? डिससिमिलर। डिससिमिलर मतलब असमान, मतलब दोनों नेटवर्क में अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल यूज किए जा रहे हैं। दोनों नेटवर्क अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के रूल्स यूज करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है असमान या डिससिमिलर नेटवर्क। ऐसे दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है। गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो अलग अलग नेटवर्क को, ऐसे नेटवर्क जो कि डिससिमिलर होते हैं, असमान होते हैं, जिनमें अलग अलग प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, उनको जोड़ता है। गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो या दो से अधिक डिससिमिलर को आपस में कनेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक डिवाइस जिसका प्रयोग असमान या डिससिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे गेटवे कहते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हमें एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? आपने एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की पहले भी पढ़ी होगी, Ctrl+1। Ctrl+1 से एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स क्या होता है? जो कि हमें फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है, डेटा टाइप चेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है एक्सेल में यदि हमें फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? आपने इसके लिए एक शॉर्टकट की पहले भी पढ़ी होगी, Ctrl+1। Ctrl+1 से भी फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, लेकिन यहां पर तो यह ऑप्शन में नहीं दी गई है। मतलब एक और शॉर्टकट की है जिससे हम फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। वह शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। Ctrl+Shift+F से भी एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहां पर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की दो शॉर्टकट की हमें मिल गई, एक Ctrl+1 और एक Ctrl+Shift+F। आपको यहां पर कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो Ctrl+F है यह तो फाइंड की शॉर्टकट की होती है, फाइंड की। F1 हेल्प के लिए यूज की जाती, हेल्प के लिए। और Alt+F4 जो भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पर ओपन होता है उसको क्लोज करने के लिए यूज की जाती है। हमारे कंप्यूटर पर जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी विंडो अभी ओपन है उसको क्लोज करने के लिए Alt+F4 का यूज किया जाता है। और यदि हमारे कंप्यूटर पर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी विंडो ओपन नहीं है तो इस शॉर्टकट की से हम कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ कई ऑप्शंस को समझा। और फॉर्मेट सेल के लिए कितनी शॉर्टकट की होती हैं? दो शॉर्टकट की, Ctrl+1 और Ctrl+Shift+F। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+F का यूज किया जाता है। हम इन दोनों शॉर्टकट की को एमएस एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर
Ctrl+1 को प्रेस करते हैं, Ctrl+1, तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। और यदि हम Ctrl+Shift+F को प्रेस करते हैं, Ctrl+Shift+F को, तो भी फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। मतलब फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की दो शॉर्टकट की होती हैं, Ctrl+1 और Ctrl+Shift+F। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? MS एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? MS एक्सेल से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में चार्ट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है, क्योंकि चार्ट टॉपिक CPCT एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? यहां पर आपको चार्ट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, चार्ट क्या होता है? चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफ में या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चार्ट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? तो चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में चार्ट ऑप्शन टेबल के डेटा को ग्राफ में या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट क्रिएट करने की आपसे शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, तो एक शॉर्टकट की होती है F11। F11 के द्वारा आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन F11 से जो चार्ट क्रिएट होता है वह एक नई वर्कशीट पर बनता है। मतलब जिस वर्कशीट पर आपने टेबल बनाई है उस वर्कशीट पर आपका चार्ट नहीं बनेगा। यदि आप किस शॉर्टकट की से बनाएंगे? F11 से, वह चार्ट एक नई वर्कशीट पर बन जाता है। एक और शॉर्टकट की है Alt+F1। Alt+F1, Alt की के साथ F1 को प्रेस करके भी आप चार्ट बना सकते हैं, और यह चार्ट उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर आपने टेबल बनाई होती है। इसे बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। ऐसा चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी होती है, उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट, जिसको बनाने की शॉर्टकट की है Alt+F1। और यदि आप F11 से चार्ट बनाते हैं तो चार्ट एक नई वर्कशीट पर क्रिएट हो जाता है। हमसे पूछा गया था डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा होता है? तो एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट मतलब जब हम एक्सेल में चार्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक कौन सा चार्ट बनता है? कॉलम चार्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर हमने चार्ट से संबंधित 4-5 क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? ईमेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? एक ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक ईमेल एड्रेस में या एक ईमेल आईडी में 2 भाग या 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यूजर नेम का और एक होता है डोमेन का। एक पार्ट होता है यूजर नेम का और एक होता है डोमेन का। जब भी हम कोई ईमेल आईडी लिखते हैं, कोई ईमेल एड्रेस लिखते हैं, तो उसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है यूजर नेम का, एक होता है डोमेन का। फॉर एग्जाम्पल हमारे चैनल की जो ईमेल आईडी है वह है डिजिटल भंडार 20@gmail.com। यह हमारे चैनल की आईडी है। तो यहां पर इस चैनल की आईडी में जो डिजिटल भंडार 20 है यह हमारा यूजर नेम है, और @gmail.com जो है यह एक डोमेन है। तो प्रत्येक ईमेल आईडी में या ईमेल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था। 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। पहला ईमेल रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। रे टॉमलिंसन, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल का
कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए फाइल मेनू में निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए फाइल मेन्यू में निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई फाइल बनाई है और आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो जब आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो वहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन मिलेगा जिससे आपकी फाइल मतलब डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। क्विट ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन, 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन। तो यहां पर हमें जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्लोज करना होता है तो फाइल मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है क्लोज। जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, उस फाइल को क्लोज करने के लिए फाइल मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है क्लोज ऑप्शन, जिसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+W। Ctrl+W से हम एमएस वर्ड में फाइल को क्लोज कर सकते हैं या फिर हम फाइल मेन्यू में जाकर क्लोज ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए फाइल मेन्यू में क्लोज ऑप्शन का यूज किया जाता है और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर एक फाइल भी हमने ओपन करी है जो कि अभी सेव नहीं है, जिसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, document1। यदि हमें इसे फाइल मेन्यू से क्लोज करना है तो पहले हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है क्लोज। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं और इसके लिए Ctrl+W शॉर्टकट की भी होती है। Ctrl+W आप देख सकते हैं, हमने जैसे ही Ctrl+W को प्रेस किया तो हमसे पूछा जा रहा है आपको इस फाइल को बंद करने से पहले सेव करना है या नहीं करना है। तो Ctrl+W क्लोज की शॉर्टकट की होती है और फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कहां से स्पेस खरीदना होता है। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कहां स्पेस खरीदना होता है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है, वेबसाइट से संबंधित है। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कहां से स्पेस खरीदना होता है। आपको यहां पर वेब होस्टिंग या वेब पब्लिशिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। वेब होस्टिंग या वेब पब्लिशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने कंप्यूटर पर कोई एक वेबसाइट बनाई है। यह हमारा कंप्यूटर कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। हमने अपने कंप्यूटर पर कोई वेबसाइट बना ली। यह वेबसाइट अभी हमारे कंप्यूटर पर तो रन हो रही है, लेकिन हम अकेले इसको यूज कर सकते हैं। अभी ऑल यूजर्स हमारी वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते हैं। यदि हमें अपनी वेबसाइट को ऑल यूजर्स तक पहुंचाना है, सबको उपयोग करने देनी है, तो इस वेबसाइट को हमें एक वेब सर्वर पर अपलोड करना होता है। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और वेब सर्वर पर वेबसाइट को रखा जाता है, वेबसाइट को अपलोड किया जाता है। तो हमें अपनी इस वेबसाइट को अपने क्लाइंट कंप्यूटर से इस वेब सर्वर पर अपलोड करनी होती है, अपलोड। और इसको अपलोड करने के लिए हमें वेब सर्वर पर कुछ मेमोरी स्पेस, कुछ स्पेस एरिया भी रेंट पर लेना होता है, परचेस करना होता है। उसके लिए हमें वेब होस्टिंग कंपनी से कांटेक्ट करना होता है। मल्टीपल टाइप की वेब होस्टिंग कंपनीज हैं जो अलग अलग प्लान के आधार पर वेब होस्टिंग की सर्विस उपलब्ध कराती हैं। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के बाद उस वेबसाइट को इंटरनेट पर
अपलोड करने के लिए वेब होस्टिंग का यूज किया जाता है और वेब होस्टिंग के लिए हमें वेब सर्वर पर कुछ मेमोरी स्पेस परचेज करना होता है, रेंट पर लेना होता है, जिसके लिए हमें वेब होस्टिंग कंपनी से कांटेक्ट करना होता है। तो एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमें वेब होस्टिंग कंपनी से स्पेस खरीदना होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल ब्लैंक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल ब्लैंक है। मतलब इंटरनेट पर यदि हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी वेब पेज को ओपन करते हैं, तो उस समय हमें कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग करना होता है। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट का URL टाइप करते हैं, एड्रेस टाइप करते हैं, तो उसमें सबसे आगे एक प्रोटोकॉल लगा होता है HTTP। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब HTTP का नया वर्जन भी आ गया है जो कि होता है HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल होता है HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का नया वर्जन भी आ गया है जो कि है HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो यहां पर हमने 4-5 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल HTTP होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में करंट डेट इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में करंट डेट इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? MS वर्ड से पूछा गया है यह क्वेश्चन। MS वर्ड में यदि हमें अभी की डेट, आज की डेट इंसर्ट करनी है तो क्या शॉर्टकट की होती है? यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। MS वर्ड में यदि हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की होती है Alt Shift D। करंट डेट के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt Shift D। और करंट टाइम के लिए शॉर्टकट की है Alt Shift T से MS वर्ड में करंट टाइम इंसर्ट हो जाता है, Alt Shift D से करंट डेट इंसर्ट हो जाती है। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम इन दोनों शॉर्टकट की को MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि यहां पर हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है तो हम Alt Shift D को प्रेस करेंगे। Alt Shift D, आप देख सकते हैं करंट डेट इंसर्ट हो गई है। और यदि हमें करंट टाइम इंसर्ट करना है तो Alt Shift T को प्रेस करेंगे। Alt Shift T से करंट टाइम इंसर्ट होता है और Alt Shift D से करंट डेट इंसर्ट होती है। आप देख सकते हैं यह वीडियो किस डेट पर और किस टाइम पर रिकॉर्ड की जा रही है। तो यहां पर हमने 2 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से जोड़े जाते हैं। ब्लैंक टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से जोड़े जाते हैं। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से टोपोलॉजी क्या होती है? जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में मल्टीपल टाइप के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट को
प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी किसी कंप्यूटर नेटवर्क का एक फिजिकल लेआउट होती है। टोपोलॉजी किसी कंप्यूटर नेटवर्क का एक फिजिकल लेआउट होती है, मतलब कोई नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए और कंप्यूटर नेटवर्क का फिजिकल लेआउट सेट करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से जोड़े जाते हैं, वह होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क के सभी कंपोनेंट एक सिंगल वायर से जोड़े जाते हैं। नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट होंगे वह सभी एक सिंगल वायर से कनेक्ट होते हैं। वह कौन सी टोपोलॉजी होती है? बस टोपोलॉजी। और इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। लीनियर मतलब लाइन में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क के सभी कंपोनेंट सिंगल केबल से या एक ही केबल से जोड़े जाते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग के लिए विकसित फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज ब्लैंक है। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज ब्लैंक है। यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रोग्रामिंग के लिए विकसित फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज ब्लैंक है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है वह है फोर्ट्रान। पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से सेव किसी फाइल को न्यू नेम से सेव करने के लिए ब्लैंक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। पहले से सेव किसी फाइल को न्यू नेम से सेव करने के लिए ब्लैंक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यदि कोई फाइल पहले से किसी नाम से सेव है और आपको उसको एक नए नाम से फिर से सेव करना है तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? पहले से सेव किसी फाइल को यदि हमें एक नए नाम से सेव करना है तो उसके लिए यूज करना होता है सेव एज का। सेव एज। जब हम कोई फाइल पहली बार सेव करते हैं तो यूज करते हैं सेव का। सेव क्या करता है? जो फाइल हमने बनाई है उसको मेमोरी में सेव कर देता है। लेकिन जब कोई फाइल एक बार सेव हो जाती है और उसे हमें दोबारा नए नाम से सेव करना होता है तो हम यूज करते हैं सेव एस को। सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S और सेव एस के लिए F12 फंक्शन की का यूज किया जाता है। मतलब सेव एस की शॉर्टकट की क्या होती है? F12। सेव की शॉर्टकट की है Ctrl+S, लेकिन सेव एस की शॉर्टकट की क्या होती है? F12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले से सेव किसी फाइल को न्यू नेम से सेव करने के लिए सेव एस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईमेल मैसेज को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? एक ईमेल मैसेज को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? जो हम ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे किसके द्वारा प्रोटेक्ट या सिक्योर किया जाता है? तो ईमेल मैसेज को इनक्रिप्शन के द्वारा सिक्योर किया जाता है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन नेटवर्क में यूज होने वाली दो टेक्निक हैं जो कि किसी कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी के साथ करने की सुविधा प्रदान करती हैं।
इनक्रिप्शन के द्वारा एक मैसेज को इनक्रिप्टेड कर दिया जाता है, इनक्रिप्टेड कोड में बदल दिया जाता है, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा उस इनक्रिप्टेड कोड को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किसी कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी के साथ करने के लिए यूज की जाती हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ईमेल मैसेज को इनक्रिप्शन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लोटर है पहला ऑप्शन। प्लोटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्लोटर का उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लोटर हाई क्वालिटी के साथ लार्ज साइज का आउटपुट प्रिंट करता है। जो बड़ी साइज के फ्लैक्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, बैनर होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लोटर का उपयोग किया जाता है। तो प्लोटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। CRT मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। तो यह तीनों तो आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन MICR आउटपुट डिवाइस नहीं है। MICR एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। MICR एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो बैंक के चेक होते हैं, चेक का नंबर स्कैन करने के लिए MICR स्कैनर का उपयोग किया जाता है। तो MICR एक इनपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका उपयोग बैंक में चेक नंबर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MICR आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस 10 निम्नलिखित में से किस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? बेस 10 निम्नलिखित में से किस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित है, और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। अब CPCT के पेपर में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से भी पूछे जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बेस 10 निम्नलिखित में से किस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी जिसका बेस होता है 2, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस होता है 8, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम बेस होता है 10, और चौथा और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, बेस 10 निम्नलिखित में से किस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? तो बेस 10 रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।